नमस्कार, मैं वैभव 2 मिलियन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले सेटिंग अरेंजमेंट की जो है कुछ बेसिक्स जाने थे और कुछ उसके क्वेश्चंस मैंने आपको जो है खुद से कोशिश किए थे कि बना के आपको कराऊं। उसमें काफ़ी गलतियां भी हुई थी मुझसे क्वेश्चन बनाते टाइम, क्योंकि इमीडिएट बना रहा था मैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसके ना जो पिछले साल जो आए हुए क्वेश्चन हैं, जनरली मैंने बोला था लीनियर आता है या सर्कुलर आता है, और उसके अलावा कुछ इक्का दुक्का टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आज हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। और प्रीवियस ईयर पे जितने भी टाइप थे वो सारे मैं अभी डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही क्लास में खत्म कर दूं, और नहीं कर पाए तो अगली क्लास में खत्म करूंगा। और एडवांस लेवल मैं हर पहली क्लास से कह रहा हूँ आपको जो है कि ये जो क्वेश्चंस आपके आएंगे ना, थोड़े लेवल अप करके आएंगे। वो हर एग्जाम में हो रहा है, इसके लिए कोई नई चीज़ें, वो सबके लिए हो रहा है। चाहे आप नेट जेआरएफ की बात करो, चाहे बैंकिंग की बात करो, एसएससी की बात करो, जिसकी बात करो, तो यहाँ भी वही होगा। होगा होगा का मतलब ये एक्सपेक्टेड है, ऐसी कोई लकीर नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर ये होता है जनरली। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर ये होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख लेंगे, उसके बाद हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। बेसिक्स मैंने बताए थे, राइट लेफ्ट। हाँ, थोड़ा क्लासेस से मेरी गैप रहा था, कुछ काम था मुझे, एग्जाम्स थे मेरे जो है। तो मैं खाली हूँ तो मैं रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए रोज़ लेके आऊँगा, और कोशिश करेंगे हम लोग कि अपने सिलेबस को टाइम पे ख़त्म करके और एग्जाम के 1 महीने पहले हम क्रैश कोर्स कर सकें। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें कि हम जो है वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठो ना, तो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, या इस टाइप के क्वेश्चंस तो करे हुए हैं, अभी कर ले जाएंगे। ठीक, और चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं उसी श्रृंखला में। देखिए 4-5 चीज़ें मैंने बताई थी, राइट लेफ्ट क्या होता है, इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड राइट कैसे चलता है। इस जैसे आपके एनटीए के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो कभी कभी आपको ना अपने कॉमन सेंस से करना होता है। वो बोलेगा राइट में बैठा है ना, तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी हुई है तो आपको ये मान के चलना है कि इमीडिएट राइट ही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्वेश्चन के साथ जब मैं बताऊंगा ना तो आप बेहतर समझोगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूँ थोड़ा, आप खुद से ट्राई करो और वीडियो को रोको आप और इसको ट्राई करो। एक पिछली साल आया हुआ क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन। चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसकी कोशिश की होगी। देखिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, जब आप कोशिश किए रहोगे और मैं बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा। पेन पेपर आपके हाथ में मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी सही दिमाग से, ठंडे दिमाग से बेसिस को समझा होगा ना, तो आप इसको कर पाओगे। और फिर आप नहीं कर पाए हो ना, तो मैं बताऊँगा तो आप समझना आपसे गलती कहाँ हुई है। ठीक, और कुछ लोग इन क्वेश्चंस को जो है ना, हाँ चलिए ठीक है, मैं बताऊंगा ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग टाइप के, वही मैं इसी में कराऊंगा। इसलिए कराऊंगा ना क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग का एक प्रॉपर टाइप है, वो अलग में रखता हूँ, और एक जो असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला होता है ना, उसको मैं सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस। दिया हुआ है 5 विभिन्न प्रकार के घर हैं। घर है या मकान है, हाउस को मकान बोलना ज़्यादा ठीक होगा। H1, H2, H3, H4 एंड H5, ठीक है, इन अ रो, एक लाइन में है। और देखिए लीनियर दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो आपको ये मानना है कि वो एक लाइन में बैठे हैं, और आपकी जो लाइन है वो वेस्ट टू ईस्ट चलती है, और जो फेसिंग है वो नॉर्थ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो, अगर दिया हुआ है वेस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ साउथ, तब तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो आपको मान के चलना है इधर से बैठे हुए और इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, और उनका फेस नॉर्थ की तरफ है। नहीं दिया हुआ है कोई इन्फॉर्मेशन तो ठीक, मैं यहाँ से मैंने कर दिया इसको अंडू। ठीक, चलिए ठीक है, पहली लाइन दी H1 इज टू द राइट ऑफ H2 एंड H5 इज टू द लेफ्ट ऑफ H3। पहली लाइन पढ़ते हैं, H1 इज टू द राइट ऑफ H2। देखिए मैंने कहा ना, जब दिया हो ना आपको ये मान के चलना है, राइट में दिया तो आपको मान के चलना इमीडिएट ही दिया, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ठीक, दिया H1 इज टू द राइट ऑफ H2, ये जो आपका H1 है ना, ये H2 के राइट में है। ठीक, ये समझ गए आप, ये नॉर्थ फेसिंग है और ये इसके इमीडिएट राइट है। ठीक, अगली लाइन दी हुई है, H2 is and H5 is to the left of H3। ठीक, H1 is to the right of H2, ठीक है, and H5 is to the left of H3। ठीक है, अब आपका जो H5 है, आपको दिख रहा होगा, H5 है जो है ये H3 के लेफ्ट में है। ये अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तो इसका लेफ्ट। ठीक है, और जब लेफ्ट दिया हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो आप इसको इमीडिएट लेफ्ट मान के ही करना। ठीक, लेफ्ट ऑफ H3 एंड राइट ऑफ H1। देखिए एंड लगा हुआ है तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एंड लगा हुआ है ना तो H5 की बात हो रही है। अगर हु लगा होता तो H3 की बात होती है, एंड लगा हुआ है तो H5 की बात हो रही है। H5 इज द लेफ्ट ऑफ H3 एंड राइट ऑफ H1, यानी ये H1 के राइट में है। ठीक है, आपने देखा कि H1 के राइट में, और H1 आपका यहाँ पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं, H1 के इमीडिएट राइट H5 यहाँ है और इसके इमीडिएट राइट H3 यहाँ है। ठीक, ये 4 लोग हो गए, हमारे पास टोटल 5 लोग थे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, H2 इज टू द राइट ऑफ H4। आपका जो H2 है H4 के राइट में है, ये H2 है यहाँ पे, यानी कि H4 होगा इसके, तभी तो ये इमीडिएट राइट होगा। ठीक, राइट को इमीडिएट राइट मानना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो, यही सिद्धांत है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए
अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडिल। मिडिल का मतलब 5 लोग बैठे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक। तो मिडिल का मतलब हालांकि बोलना चाहिए था उसको एग्जैक्ट मिडिल या इमीडिएट मिडिल, नहीं दिया हुआ है तो आप मान के चलो इमीडिएट मिडिल। तो इमीडिएट मिडिल में कौन है यहाँ, आप समझ पा रहे हो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो ना, वीडियो को 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड पीछे लेके जाओ और फिर से देखो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन मैं जो हूँ इसी सीरीज में करते हैं, ठीक। चलिए मैं हट जाता हूँ, अब ट्राई करो। एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपका दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, आसान है या कठिन, नंबर बराबर मिलते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है हर तरह करनी है। आपका किस्मत आपकी अच्छी है, आपके सीट में इजी आ जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आपको 1-2 नंबर देके चला जाएगा, वरना ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को रोक कर ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की इसको करने की। मैं बताता हूँ, आप साथ में ज़्यादा समझोगे, ठीक है। अभी आपके मुझे अगर जिस डेट पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है आपके बोर्ड्स एग्जाम भी चल रहे होंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम को अपने कंटिन्यू रखो, पर इसको भी साथ में थोड़ा देखते हुए चलो। ऐसा ना हो कि जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो, जब इसके पास आओ ना तो ये बिल्कुल नई चीज़ लगे। बस आधा घंटा 40 मिनट वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे करके थोड़ी देर इससे भी गो थ्रू हो लो, एक बार नज़र के सामने से इसको भी निकाल लो, ठीक। 6 पर्सन A B C D E and F आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज ऑफ 3 पर्सन इन ईच। देखिए पैरेलल रोज की बात हो रही है, ठीक है। ये पैरेलल रोज हैं और 3 ईच में है, ठीक। 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं 2 पॉसिबिलिटी से सवाल को करना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। एंड दे ऑल आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी सारे ही नॉर्थ में देख रहे हैं, समझो बात को आप, ठीक। सारे ही नॉर्थ फेसिंग हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ चलते रहिएगा आप, ठीक। सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, फिर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप इमीडिएट राइट मांगना। आपका ये जो सी है ई के राइट में है, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग है तो इमीडिएट राइट इधर हो जाएगा, ठीक। बी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, तो आपका जो बी है वो डी के राइट में है, ये आपका बी हो गया, डी के राइट में है, ठीक। राइट ऑफ डी। हु इज सिटिंग अपोजिट टू ए, हु जो लिखी है, जो हु लिखा हुआ है ना, ये पास वाले के लिए हो गया, ठीक है। अब बी की बात हो रही है, बी किसके अपोजिट है, ई के अपोजिट है, ए के अपोजिट है, ठीक है। तो बी के सामने यहाँ या तो ए होगा या यहाँ ठीक नीचे इसके एक होगा, ठीक। हमें नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है। वो एफ इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ए, अब जहाँ पे ए होगा उसके डायगोनली अपोजिट एफ होगा, यानी कि ए यहाँ होगा एफ यहाँ होगा, 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 ठीक। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ पे फिर हु जो है आपका ये ए के लिए आ गया, ठीक। ए जो है ई के लेफ्ट में है, यानी आपका ए यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब लिखा हुआ हु सिट्स अपोजिट टू ए अपोजिट टू बी, ठीक है। अभी देखिए हम ए को यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो आपका ई यहाँ आ जाएगा, आपका सी यहाँ आ जाएगा, और एफ डायगोनली अपोजिट टू ए है, तो ए यहाँ है आपका एफ यहाँ हो जाएगा, डेफिनेटली आपका डी यहाँ होगा और आपका बी यहाँ होगा। लेकिन एक बात कहूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो कर सकता था, ए हो गया यहाँ, ई हो गया यहाँ, सी हो गया यहाँ, एफ हो गया यहाँ, आपका डी हो गया यहाँ और आपका बी हो गया यहाँ। देखिए दोनों ही पॉसिबिलिटी बिल्कुल ट्रू है और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, आप इसको देखिए या फिर इसको देखिए, दोनों में ही आपका आंसर ई आएगा, ठीक। अगर कोई कंडीशन जो है कॉन्फ्लिक्ट करती, कोलैप्स करती, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको क्लियर करना चाहिए, कौन नीचे है कौन ऊपर, ऐसे नहीं क्लियर किया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चलोगे और दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो इस सवाल में कोई त्रुटि नहीं है। हम लिख सकते हैं हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट कौन है तो ई है, ऑप्शन में हमको तीसरे पे ई नजर आता है, हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, सवाल के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कीजिए, ज़्यादा लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है कि ई के राइट में ए अगर लिखा हुआ है तो ए यहाँ भी हो सकता है, बीच में भी यहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, आप काफ़ी लॉजिकल सोच रहे हो, पर आपको ना अपना उल्लू भी सीधा करना है, सवाल के साथ चलना है ना, जबरदस्ती का लॉजिक नहीं लगाइए। कोई चीज़ नहीं दी हुई है तो मत लगाइए, हाँ होगा, अगर सही तरीके से देखा जाए, अगर ए के राइट में ई है तो सी भी ई के राइट में है, ए के राइट में ही है, उसको लिखना चाहिए इमीडिएट, पर वो नहीं लिखता है और एनटीए ऐसे ही करता है और ऐसे ही चलता है और आपको भी उसी के हिसाब से चलना है, क्योंकि आप एग्जाम देने आए हो, आपको ज़रूरत है, उसको नहीं ज़रूरत है आपकी, ठीक। चलिए अगला सवाल हिंदी में है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में मैं कोशिश करता हूँ लेकर चलने की, मेरी शिक्षा दीक्षा थोड़ी इंग्लिश में ज़्यादा हुई है
तो इंग्लिश से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी उसका ट्रांसलेशन करता रहूँ। मैं हट जाता हूँ, आप इस सवाल को करने की कोशिश करो जो है, ठीक है। चलिए आप प्रयास कीजिए जो है। चलिए, ABCDEF 6 पुस्तकें हैं। BCE पर नीले रंग के कवर हैं, बाकी सब पर लाल रंग के कवर हैं, ठीक है। तेज नहीं, बाकी सब पे लाल रंग के कवर हैं, ठीक है। बाकी सब पर लाल रंग के कवर हैं। D तथा F नई पुस्तकें हैं। देखिए मैंने पहली क्लास में कहा था ना, लाइन बाय लाइन अप्रोच। क्यों हम सब पूरा सवाल पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन करते हैं, ठीक। पहली लाइन क्या कह रही है हमसे, B C और E पर नीले रंग के कवर है। चलिए मैं मान लेता हूँ एक ब्लू कवर है, ठीक, और इसके अंदर है B C और E, B C और E, ठीक है। इन तीनों लोगों पर ब्लू कवर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी सब लाल रंग के कवर हैं। चलिए ब्लू 3 है, तो बाकी जो बचे वो रेड हो जाएंगे। अब रेड क्या क्या हो जाएगा आपके पास, ए रेड हो जाएगा। देखिए मैं हाथ से, आपको नजर आ रहा होगा, मैं कोशिश उम्मीद करता हूँ ऐसा। ए हो जाएगा, आपके पास डी हो जाएगा और आपके पास एफ हो जाएगा। चलिए इन तीनों के पास रेड है, ठीक है, इनके ब्लू है, इनके रेड है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, डी तथा एफ नई पुस्तकें हैं। चलिए एक नया कॉलम बनाते हैं, डी और एफ ऐसे लिख लेते हैं हम। इंफॉर्मेशन को नोट करते चलना है। डी और एफ जो है न्यू है, ठीक, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तथा बाकी सब पुस्तकें पुरानी हैं। तो हमारा जो ए बी ई सी और ये चारों जो है ना, ये चारों ओल्ड हो गई। अगर 2 नहीं है और बाकी सब पुरानी, तो बाकी चारों अपने आप ऑटोमेटिकली पुरानी हो गई। चलिए ठीक है। ए सी तथा डी विधि की रिपोर्ट है। विधि की रिपोर्ट, इसको कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, पर मुझे लगता है विधि अर्थात रूल्स, रिपोर्ट को रिपोर्ट ही रहने देते हैं। ए सी तथा डी विधि की रिपोर्ट है। तो हमारा ए सी और डी, देखिए आप ऐसे एक ट्रेंगल बना लो, ए सी और डी, ठीक, ये तीनों क्या है, ये विधि की रिपोर्ट है। इनको मैं सीधा रिपोर्ट ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक, ठीक है। ए सी और डी एक ट्रेंगल से जुड़ रही हैं और ये विधि की रिपोर्ट है, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, जबकि बाकी भौतिक विज्ञान की पुस्तक है, भौतिक विज्ञान अर्थात की फिजिक्स, बाकी यानी का बी सी और एफ, ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंगल बनाते हैं, बी सी और एफ, ठीक, ये फिजिक्स की किताब है। यहाँ नीचे मैं ऐसे करके यहाँ फिजिक्स लिख देता हूँ, ठीक, ठीक है। अभी पूछा है क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा है, ये एक तरीके से एक बात करें ना तो इवेंट डायग्राम का क्वेश्चन हो गया, क्या कॉमन है किधर है। चलिए, लाल रंग के कवर वाली विधि की नई पुस्तक, नई रिपोर्ट कौन सी है। लाल रंग का कवर, लाल रंग के कवर में क्या क्या हमारे पास भैया, हमारे पास ए है, डी है, एफ है, ठीक है। नई रिपोर्ट बोल दिया, विधि की नई रिपोर्ट। नई यानी कि ओल्ड क्या क्या है, डी और एफ न्यू है, ओल्ड है, सॉरी हाँ न्यू में डी और एफ है। लेकिन विधि की रिपोर्ट क्या है हमारे पास, विधि की रिपोर्ट हमारे पास ए डी और एफ है, यानी कि डी हमारा जो है ये तीनों में कॉमन है, न्यू भी है, ये रेड भी है और ये रिपोर्ट भी है, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक। पहला ऑप्शन आपका डी दिया हुआ, इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे ए है, बी है, सी है, ये देखिए ये दोनों एडवोकेट हैं, मान के चलिए ये दोनों एडवोकेट हैं, और बी और सी ये दोनों क्या है, एडवोकेट के साथ साथ इन्होंने जर्नलिज्म भी किया है, ठीक है, जर्नलिज्म भी किया है, ठीक। अभी पूछा जाए कि एक आदमी इसमें से चुनिए जो एडवोकेट भी है और जर्नलिस्ट भी है, तो आप किसको चुनोगे, अभी को चुनोगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपको ऐसा चुनना है जो रेड भी है, जो न्यू भी है और जो विधि की रिपोर्ट भी है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ डी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 छात्र पी क्यू आर एस कैरम खेलते हैं। इस खेल में पी और आर की एक टीम है, क्यू और आर की एक टीम है, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक कर ट्राई कीजिए, बाकी मैं फिर बताऊंगा। देखिए कैरम को जो आप समझते हो ना, कैरम का थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ आपको। कैरम कुछ यूँ होता है, चलिए, और जो टीम वाले होते हैं ना ये आमने सामने होते हैं, ठीक है। ये जो इसका मैट ये होगा और इसका मैट ये होगा, ठीक। चलिए सवाल करने का प्रयास कीजिए खुद से, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए लाइन बाय लाइन अप्रोच, जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। इस खेल में पी तथा आर की एक जोड़ी है। चलिए कैरम बोर्ड हम पकड़ ही लेते हैं, ठीक है, एक कैरम बोर्ड हम बना ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है इसमें, पी तथा आर की एक जोड़ी है, तो पी और आर जब भी होंगे ना आमने सामने होंगे आपके, ठीक है, जोड़ी का मतलब आमने सामने होंगे। और क्यू तथा एस की एक जोड़ी है, यानी क्यू और एस आमने सामने होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक,
टी और एस की एक जोड़ी है, ठीक। एस आर के दाईं तरफ है, आप समझिए कि एस जो है, अब आर जहाँ भी होगा, अगर आर आपका यहाँ है तो एस यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ है तो एस यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ है तो एस यहाँ हो जाएगा, ठीक। आप समझ गए ना, इमीडिएट ठीक दाएं का मतलब ठीक दाएं, दाएं बैठा का मतलब ठीक दाएं, ठीक। चलिए अब मान के चलते हैं कहीं आर होगा कहीं एस होगा, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। एस आर के दाईं तरफ है, आर है इसके इमीडिएट बगल में, एस होगा, ठीक। जिसका मुख पश्चिम की तरफ है, अब आर का मुख पश्चिम की तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट का ज्ञान आपको मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों को याद होगा। देखिए आपके नाक की तरफ ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट की तरफ ईस्ट और लेफ्ट की तरफ वेस्ट। तो आर का फेस जो है वेस्ट की तरफ है, तो आर यहाँ बैठेगा ना, तभी आर का फेस होगा वेस्ट की तरफ। और आर जब इधर फेसिंग होगा ना, तो इसका इमीडिएट राइट ये होगा, तो आर की इमीडिएट राइट कौन है, एस है, और एस की टीम में कौन है, क्यू है, तो एस के सामने हो जाएगा क्यू, और आर की टीम में कौन है, पी, ठीक है। ये हमारा बन गया, अरेंजमेंट हमारा हो गया, ये भी एक अरेंजमेंट है, ठीक। दिया हुआ एस का मुख किस दिशा की तरफ है, अब एस आपका यहाँ बैठा हुआ है, अब यहाँ बैठा हुआ है, तो इसका मुख किधर होगा, नॉर्थ, यानी कि उत्तर। आपका थर्ड ऑप्शन आप टिक करो और यहाँ से निकल जाओ, ठीक। देखिए अपने आप को अटेंटिव रखना है, अपने दिमाग को अपने साथ रखना है, ख्यालों में नहीं खोना है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप हों तो बिल्कुल अटेंटिव होकर वहाँ पर रहना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में गलती नहीं करना, ये ब्लंडर है। सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस दोनों में इसका यूज है, और इसका कई जगह और भी यूज है बेसिक चीज़ों में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये भी एक देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्कुलर और लीनियर बहुत फेवरेट है एनटीए का, इसके अलावा कोई खास अरेंजमेंट आता नहीं है, ये दोनों आपको जान लेना है, सर्कुलर और लीनियर। और कुछ इसके टर्म्स होते हैं मैंने बताया था पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखी तो उस क्लास को पहले जाकर देख लो ताकि आप बेसिक टर्म्स को समझ जाओ। 5 छात्र एक वृत्त में खड़े हैं एवं चेहरा वृत्त के केंद्र की ओर है, यानी सेंटर फेसिंग है, ठीक। चलिए मैं करता हूँ, मैंने हमेशा कहा था इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए ना तो 2 पॉसिबिलिटी लेके बनाना, जल्दी बना लोगे, ठीक। सिंगुलर पॉसिबिलिटी में भी बन सकता है क्योंकि ये सवाल एनटीए का है, आपके एसएससी सीजीएल और बैंक का जो है सवाल नहीं है। सिंगल में भी बन जाएगा, डबल में बन जाएगा, आप लोगों के लिए मैं जो हूँ सिंगल में यहाँ करके आप लोग को इस बार दिखाता हूँ। मैं हमेशा डबल की बात करता हूँ पर मैं यहाँ सिंगल में इसको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको डाटा को लिखना है। आलोक तथा अंकुर के बीच में अभिनव है, चलिए ये आलोक है और ये अंकुर है, ठीक। पूरा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सारों के जो पहले नाम है ना वो पहले वर्ड जो है सेम है और इनके बीच में अभिनव है, तो ये हमारा हो गया भैया अभिनव, ठीक। आलोक और अंकुर के बीच में इनकी प्लेसमेंट इंटरचेंज भी हो सकती है, हो सकता है अंकुर यहाँ हो जाए और आलोक यहाँ हो जाए, ठीक। अपूर्वा अभिषेक की बाईं ओर है, तो यानी अभिषेक को मैं कहीं भी रखूंगा ना, कहीं भी रखूंगा, इसमें अभिषेक को मैं कहीं रखूंगा, उसके बाएं ओर अपूर्वा हमेशा आएगी, तो उसके लिए कोई जगह फिक्स नहीं है, आप कहीं से लिखना शुरू करोगे क्वेश्चन का अरेंजमेंट सही बनेगा। अभिषेक को यहाँ रखूंगा, अपूर्वा यहाँ हो जाएगी। देखिए सेंटर फेसिंग है आपका ये क्वेश्चन, सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं, अगर मैं अभिषेक को यहाँ रखूंगा तो अपूर्वा यहाँ हो जाएगी, अभिषेक को यहाँ रखूंगा अपूर्वा यहाँ हो जाएगी, वो चेंज होता रहेगा। अभी ठीक है, अभिनव के तुरंत बाद अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर है, अपूर्वा के बाईं ओर आलोक है, ठीक है। अब यहाँ पे अपूर्वा है, इसके बाईं ओर आलोक है, बाएं का आप कहोगे ये भी बाएं है ये बाएं नहीं, जब भी एनटीए जब बोले बाएं ना तो ठीक बाएं समझा करो, इमीडिएट बाएं लिखा हुआ है। अपूर्वा के बाईं ओर आलोक है, तो अपूर्वा यहाँ है तो इसके बाईं ओर आलोक हो गया, ठीक। अब आलोक यहाँ हो गया तो हमको पता था आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव है, तो अब आलोक अगर यहाँ है तो आपका अभिनव यहीं होगा, इसके अलावा कोई जगह नहीं है, और जब आपका अभिनव यहाँ होगा तो आपका अंकुर यहाँ हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं है। ये करेक्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म क्वेश्चन और सही क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि डिस्टेंस बराबर नहीं है, 8 लोग होते 4 लोग होते तो बनाना आसान होता है, 5 में दिक्कत होती है थोड़ी, कहाँ रखें, ठीक है। फिर भी मान के चलते हैं सब बराबर दूरी पर ही, अब नापने की कोई जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभिनव के तुरंत बाद उसके दाईं ओर कौन बैठा है। अब अभिनव के तुरंत बाद उसके दाईं ओर कौन बैठा है, अभिनव यहाँ पे है, इसके तुरंत दाएं कौन हो जाएगा, अगर सेंटर फेसिंग है तो तुरंत दाएं आलोक हो जाएंगे, आलोक हमारा चौथे नंबर पे हम टिक करके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक। कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं, आप प्रैक्टिस किए रहोगे। देखिए अगला क्लास थोड़ा मैं अपर लेवल पे लेके जाऊँगा, कुछ क्वेश्चंस टाइट आपको दूंगा, आपको करने पड़ेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं समझाऊंगा आप उसको करना ना, घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल बहुत ईजी आते हैं आपके एनटीए में ना, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, हमारी क्लासेस आपने देख ली ना तो वहाँ आपको हलवा ही लगेगा क्वेश्चन ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए थोड़ा बड़ा है, लंबा चौड़ा है, डराता है ना। छोटा कर दूं क्या, थोड़ा डर लग रहा है तो? नहीं, आप लोग करो जो है, जब आप लोग बात करने की कोशिश करो, वीडियो को आप लोग रोको खुद से और करने की कोशिश करो। कुछ नहीं इस सवाल में, सिर्फ डरा रहा है ये। लाइन बाय लाइन अप्रोच जो मैं हमेशा बताता हूँ, लाइन बाय लाइन अप्रोच पकड़ो और करो। चलो ठीक है, चलिए आपने कोशिश की, बहुत अच्छा बात है। कर लिया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं कर पाए, कोई गलती रह गई तो मैं बताता हूँ, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस हो जाए, ठीक। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, वीडियो को रोक के इसको करने की कोशिश की होगी। चलिए ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन अप्रोच। रीड द फॉलोइंग आंसर्स इंफॉर्मेशन केयरफुली and answer the given question. 8 people A B C D F G H are sitting in a straight line facing north. 8 लोग हैं, linear arrangement है और नॉर्थ फेसिंग है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए सिंगल में भी हो जाएगा, पर डबल में थोड़ा सा क्वेश्चन करना आसान होता है ना। चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन क्या दी हुई है? F is sitting फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। ए कहीं पे है और इसके फिफ्थ राइट में एफ है। देखिए 1 2 3 4, कोई दिक्कत? एफ जो है ए के फिफ्थ राइट में है, ठीक है, ये हो गया। अगली लाइन क्या है? ठीक है, डी इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई। ओके, डी जो है ई के फिफ्थ राइट है, ई है 1 2 3 एंड 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। आप समझो, ई के फोर्थ राइट फिफ्थ राइट का मतलब बीच में 4 का गैप। पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर फिफ्थ राइट बोले तो 4 का गैप, थर्ड राइट बोले तो 2 का गैप ना। चलिए ये 2 लाइंस मैंने नोट कर ली। तो एफ इज सिटिंग फिफ्थ राइट ऑफ ए एंड डी इज सिटिंग टू राइट ऑफ ई, ठीक है। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ओके, ई जो है ए का इमीडिएट नेबर है। तो देखिए ई आपका यहाँ भी हो सकता है, ई आपका यहाँ भी हो सकता है। चलिए 2 कंडीशन में ली है तो मान के चल लेते हैं। एक में ई यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और जब ई हम यहाँ लिखेंगे तो डी हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार में हम जो है 1 2 3 4 एफ यहाँ जब हमारा होगा तो हम ई को यहाँ लिख लेते हैं, तो हमारा डी यहाँ हो जाएगा। इन दोनों लाइन्स को आप समझ पा रहे हो? इसका इमीडिएट नेबर है ना, तो ए के या तो इधर होगा या इधर होगा, तभी तो इमीडिएट नेबर है। और 4 के गैप पे डी है, इधर ए के 4 गैप पे एफ है, ठीक। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं हम। ई इज एन इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है। डी इज सिटिंग फिफ्थ, ई इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अच्छा, इमीडिएट राइट लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर लिखा हुआ है ई इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ई जो है इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है। तो सिर्फ इसको ही रखते हैं। ई जो है ए के इमीडिएट राइट, हमारा काम और आसान हो गया, ठीक है। ठीक है। एच इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी। अब एच जो है डी के थर्ड लेफ्ट है। थर्ड लेफ्ट का मतलब इधर फिर 2 के गैप पे है, एच हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक। 2 के गैप पे हो जाएगा। थर्ड लेफ्ट का मतलब यही हुआ ना कि 2 के गैप पे लेफ्ट साइड में, ठीक है। एच इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी। बी इज थर्ड टू राइट ऑफ जी। आपका जो बी है ना, आपका जो बी है ना, वो जी के थर्ड राइट है। थर्ड राइट बोल रहा है ना, हाँ थर्ड राइट है, यानी जी के 2 के गैप के बाद बी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ो और उसको लाइन बाय लाइन करते रहो। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अभी आप समझो, जी का इमीडिएट नेबर बोलने का मतलब अब यहाँ नहीं हो सकता जी सिर्फ और सिर्फ यहीं होगा। और 2 के गैप पे हमें पता है बी है, 1 2 के गैप पे बी हो गया। और टोटल हमारे पास लोग कितने हैं? 8। समझना बात को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी सिर्फ एक जगह बच गई है हमारे पास। और हमारे पास लोग भी दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच। हमारे पास ए हो गया है, हमारे पास बी हो गया, हमारे पास सी नहीं हुआ है। चलिए ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, ठीक। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हु इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु इज सिटिंग सिक्स्थ फ्रॉम द राइट इन द अरेंजमेंट। अब 6 फ्रॉम द राइट एंड खोज लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रॉम द राइट एंड तो हमें ई मिल गया। अभी क्या है? हु इज थर्ड टू राइट, अब इसके थर्ड राइट खोजना है हमको, यानी 1 2 ये, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथे नंबर पे सी मार देंगे। देखिए ये डबल वाला है, तो यहाँ पे आपको समझना है हु इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ द वन। अब जो 1 की बात हो रही है इसका इन्फॉर्मेशन आगे है। हु इज सिटिंग 6 फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड आपका ये हो गया, राइट एंड 6 ये हो गया, इसके थर्ड राइट कौन है? तो सी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डाटा सफिशिएंसी, ये थोड़ा रेयर है, ये कम ही आता है जो है, पर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में जान लेना चाहिए। कहीं सामने आ गया ना तो आप लोग गड़बड़ाना नहीं। पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देता है, इसको मैं बाद में कराऊंगा अभी मैं इसके 4-5 क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा, पर अभी आप इसको करने की कोशिश करो। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। डाटा सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ एक लड़का है ए, इसके बारे में 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ए जो है चलिए मुंह से बोलता हूँ, आप समझ को, ए जो है सी से 2 साल बड़ा है, सी से 2 साल बड़ा है। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सी जो है डी से 4 साल छोटा है, ठीक है, और डी की उम्र है 12 साल। तीसरी इन्फॉर्मेशन, तो अगर हमको पता करना हो कि ए की उम्र कितनी है तो इसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे हम लोग। पहली इन्फॉर्मेशन है ए जो है सी से 2 साल छोटा है, दूसरी इन्फॉर्मेशन है सी डी से 4 साल बड़ा है, तीसरी इन्फॉर्मेशन है सी जो है डी 12 साल का है। देखिए इन तीनों में से एक भी मिस हो जाएगा ना तो आप ए की उम्र नहीं बता पाओगे। इसीलिए डाटा जो है जब अगर पूछेगा तो पूछेगा ए बी एंड सी, ए 1 2 एंड 3 ये तीनों चाहिए, ऑल द डाटा इज नेसेसरी, या फिर जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा। वैसा ये क्वेश्चन होता है, आपको बताना होता है ना ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए जो है कितनी, जैसे स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ है तो क्या हमको दोनों चाहिए या हम एक से बता देंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हो बात को। लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हाउ मेनी चिल्ड्रेंस आर देयर बिटवीन ए एंड बी इन द रो इन द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन 2 बार हो गया, बार मैं काट देता हूँ। ठीक है, ए और बी के बीच कितने बच्चे हैं, इसके लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से चाहिए। आप इस सवाल को करने की कोशिश करो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको बताऊंगा। चलिए वीडियो को रोक के आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कोशिश की होगी इसको करने की, मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, कहाँ अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो क्या कमी रह गई, कहाँ गलती हुई, आगे से जो नहीं करनी है वो आप अभी सीख लो। देखिए आप जब खुद से ट्राई करोगे तभी जब मैं बताऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। ये वीडियो चला के सर कैसे बता रहे हैं देख लेते हैं ना तो इमीडिएट तो समझ में आ जाएगा, ऐसे होगा, लेकिन आपके दिमाग में जब क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना वो नहीं समझ में आएगा। तो एक बार खुद से जरूर ट्राई किया करो, नहीं किया तो मैं फिर हट रहा हूँ, फिर रोक के ट्राई कर लो वीडियो। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। चलिए ठीक है, ये आपका यहाँ हो गया। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। चलिए लेकिन हमें बताना है ए और ए के बीच में कितने लोग हैं, ये भी नहीं बताना है आपको, ये बताना है कि कौन कौन सा डाटा इसमें से लगेगा। पहला दिया हुआ है ए इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द रो। ठीक है, यहाँ से रो शुरू होता है लेफ्ट एंड से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते 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 जहाँ पे ए आएगा ना ये 17th आएगा, यानी इससे पहले कितने हैं 16 लोग हैं। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं क्या है, बी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल, बी जो है ठीक बीच में है, एंड देयर आर 10 चिल्ड्रंस टुवर्ड्स हिज राइट एज वेल एज टू द हिज लेफ्ट। ये तो आसान हो गया यार काम, बी जो है ठीक बीच में बैठता है, इसके राइट में भी 10 लोग हैं। चलिए मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लेफ्ट में भी 10 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ये बताइए इसके दाएं में 10 हैं, इसके बाएं में 10 है, तो टोटल लोग कितने हैं, लोग कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे ना, 10 इधर 10 इधर और बी खुद। ठीक, अब ए को हम देखते हैं, ए लेफ्ट हैंड से 17वें पे है। अभी देखिए इन दोनों को इन्फॉर्मेशन को मर्ज करते हैं। अब यहाँ से चलते हैं 1 2 3, हमको पता है ये 10 है, ये 11 है, ये हो जाएगा 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16 और ये 17। आपका ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। पूछा हुआ ए और बी के कितने लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5। और इस क्वेश्चन को, इस आंसर को देने के लिए ना हमने क्या क्या यूज किया, हमने पहले का यूज किया, बिल्कुल किया। पहले का यूज नहीं करते तो पता कैसे चलता ए कहाँ पे है। दूसरे का यूज किया, बिल्कुल किया। दूसरे का यूज नहीं करते तो पता कैसे चलता टोटल लोग कितने हैं, दोनों का यूज किया और हमने ये निकाल लिया कि हमारे ए और ए के बीच में कितने लोग हैं, ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। टोटल काउंटिंग हमारी 21 की, अगर टोटल पूछता तो 21, उसके अगर पूछता टोटल लोग कितने हैं तो आप लिखते ओनली बी, सिर्फ बी से आपको पता चल जाता कितने लोग हैं टोटल। ठीक है, और अगर आपसे पूछता हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, आपका काम सिर्फ ए से हो जाता तो आप लिखते हैं ओनली 1। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है द डाटा इन स्टेटमेंट एलोन आर सफिशिएंट, बिल्कुल नहीं। दूसरा दिया द डाटा इन स्टेटमेंट टू एलोन इज सफिशिएंट, बिल्कुल नहीं। द डाटा एदर इन स्टेटमेंट एलोन और टू, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे दिया है द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों हमको चाहिए, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसा ही क्वेश्चन करना है इसको। कुछ लोग जो है, ये देखिए क्वेश्चन जो है मैं बताऊँ आपको ना, ये आपका ऑर्डर और रैंकिंग का टाइप का क्वेश्चन है, पर मैंने इसको उठा लिया तो थोड़ा बता दूंगा। देखिए ये भी सिटिंग अरेंजमेंट और ऑर्डर एंड रैंकिंग ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं ना,
और राइट लेफ्ट सिटिंग मीटिंग यहाँ चलता है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का ही एक भाग समझो आप ना। तो मैं साथ साथ इसको लेके चलूंगा और इसको कंप्लीट कराने के बाद ना उसके लिए अलग से क्लास भी मैं करा दूंगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये भी एक ऑर्डर और रैंकिंग कहते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, जो भी आप समझो ये भी आप करने की कोशिश करो, एग्जाम में आपके आता है और मान के चलो हर 2 में से 1 सीट में आ ही जाता है। चलिए कोशिश कीजिए आप। और अल्फान्यूमेरिक इमेज मैं हमेशा कहता हूँ इंपॉर्टेंस दोनों है, दोनों का इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट दोनों है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी और ये भी, क्योंकि ये चलता ही रहता है। शायद ही कोई सीरीज, शायद ही कोई सेट मिस होता हो जिसमें ना होता हो। चलिए देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज, 5 लोगों का ग्रुप है ABCDE, ठीक है। B इज सेकंड इन हाइट, C इज टॉलर देन D, A इज, चलिए लाइन बाय लाइन अप्रोच, क्या बोलते हैं लाइन बाय लाइन अप्रोच, सेकंड इन हाइट। चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ B, इसके आगे 3 लोग हो जाएंगे, ठीक है। B सेकंड है, सेकंड इन हाइट का मतलब जो है ना दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। अपना उल्लू सीधा करना मैं कहता हूँ ना, NTA में जो है थोड़ा सीख लो आप कहेंगे सेकंड इन हाइट का मतलब सेकंड लोवेस्ट क्यों नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हाइट एक पॉजिटिव वर्ड है ना, हाइट जो है ना ऊंचाई के लिए हमेशा हाइट का यूज होता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। और ना कंपेरेटिव होता है हाइट, अगर आप समुद्र की गहराई को देखोगे ना तो आपको 50 फीट बहुत कम लगेगा ना, लेकिन एक नदी की अगर 50 फीट गहराई है ना तो एक आदमी को एक नाव को डुबाने के लिए बहुत है। तो चीज़ें हमेशा कम। आज हाइट की बात करते हैं ना, आप बनारस में खड़े हो तो आपको एक 6 या 7 माले की बिल्डिंग बहुत ऊंची लगेगी, काफ़ी हाई है, काफ़ी हाइट है इसकी। लेकिन अभी जो है आप दुबई चले जाओ तो वहाँ 5-6 माले कोई गिनती ही नहीं है। कॉम्परेटिव स्तर पर जब बात करते हैं ऊंचाई के लिए ही हाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक। चलिए कॉमन सेंस का यूज ज़्यादा करना है। चलिए खुद का दिमाग रखना है, ऐसा नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती का दिमाग भी नहीं लगाना है जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। C इज टॉलर देन D, चलिए C इज टॉलर देन D। देखिए मैं हमेशा जो हूँ, जो टॉलर होता है या जो बड़ा होता है, जो भारी होता है, जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, मैं लेफ्ट में उसको रखता हूँ। यानी कैसे बोलें, लेफ्ट से राइट जो है मेरा ऑर्डर जो होता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी जो सबसे बड़ा होगा यहाँ, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ठीक। चलिए अगर आप इधर से कंफर्टेबल हो तो आप इधर से लिखा करो, मैं लेफ्ट टू राइट जो है घटाते हुए मैं विश्वास करता हूँ, या राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए विश्वास करता हूँ, ठीक। C इज टॉलर देन D। और ये देखिए यहाँ भी फिर आपको समझना है ना, जब नई इन्फॉर्मेशन दी हो तो आपको मान के चलना है C और D के बीच में कोई नहीं है, C इज जस्ट टॉलर देन D, आप मान लो ना। C इज टॉलर देन D, ठीक है। A इज बिटवीन E एंड D। अब जो आपका A है ना, ये E और D के बीच में कहीं है, E D इधर हो सकता है, या फिर आपका D और E इधर हो सकता है। और एग्जैक्ट या इमीडिएट नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है इनके बीच में कोई और भी आ जाए, पर ये उसके बीच में ही कहीं है, E और D के बीच में ही कहीं है ना, बाहर नहीं उन दोनों के। चलिए A इज बिटवीन E एंड D, ठीक है। E इज टॉलर देन A, ओके। अभी आपका जो E है ना वो A से बड़ा है, ठीक। E इज टॉलर देन A एंड A इज टॉलर देन C, ठीक है। A इज टॉलर देन C, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें 4 का अरेंजमेंट पता चल गया, इसमें E A से बड़ा है, A C से बड़ा है, C D से बड़ा है, और हमको पता है जो दूसरे नंबर पे आएगा B आएगा, तो हमारे पास जगह 4 है, लोग 4 है, तो वो आराम से इसको बैठा सकते हैं। E यहाँ आ जाएगा आपका A यहाँ आ जाएगा, आपका C यहाँ आ जाएगा और आपका D यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। और आपका जो A है आप ध्यान से देखोगे ना तो बिल्कुल इमीडिएट बीच में चला गया E और D के, ठीक है। एक इधर के गैप, इधर गैप। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, दे ऑल इफ दे ऑल आर सिटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा कौन है, D है, फिर C, फिर A, फिर B, फिर E, ठीक है। इफ दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, हु इज इन द थर्ड पोजीशन। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड कौन है, सबसे छोटा D है, फिर C है, फिर A है, यानी आपका जो A है वो थर्ड पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आप इसको टिक करना और निकल जाना, ठीक। देखिए ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, अरेंज करने के लिए आपकी सुविधा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज़ ग्रेटर देन A, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। C इज़ ग्रेटर देन D, पर मुझे क्या लगता है ज़बरदस्ती में वर्ड्स क्यों बढ़ाना। अगर मेरे दिमाग में मुझे को क्लैरिटी है कि मैं अगर मैंने ऐसे लिखा है E D, तो इसमें मेरा जो बड़ा वाला है उसको मैं हमेशा लेफ्ट में ही लिखता हूँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं जो है अगला क्वेश्चन। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है। लास्ट क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आप लोग को होमवर्क दे दूँ। हाँ, इन अ गैदरिंग 7 में। चलिए मैं हटा हुआ हूँ, अब वीडियो को रोक कर ट्राई करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल इंग्लिश होती है, इसकी इंग्लिश से बिल्कुल ये ज़बरदस्ती का काम नहीं करना कि इंग्लिश नहीं आती है, ऐसी कोई इंग्लिश नहीं होती। इतनी इंग्लिश तो सबको आनी चाहिए। 10th तक तो हम सबने इंग्लिश पढ़ी है, 12th में तक भी मुझे लगता है इंग्लिश सब में ही होती है। शायद ही कोई बोर्ड ऐसा होता है जिसमें इंग्लिश हटा देता हो 12th से, मेरी जानकारी में तो नहीं है कोई ऐसा बोर्ड। यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश है 12th तक, अगर मुझे सही से याद है तो।
सीबीएसई में तो होती ही है सारे सब्जेक्ट्स आपको। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, देखिए कुछ नहीं, राइट लेफ्ट है, सिटिंग लेफ्ट है, बट इतना इंग्लिश सर्वाइव करना है सोसाइटी में तो आनी चाहिए। चलिए ठीक है। इन अ गैदरिंग 7 मेंबर, 7 लोग हैं, सिटिंग इन अ रो, एक रो में सिटिंग है, रो में बैठे हुए लोग। जब भी रो की बात करें और न दिया हुआ है किधर फेसिंग है, तो आप मान के चलना लेफ्ट से राइट बैठे हुए हैं और सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं। ये बिल्कुल आपके कॉमन सेंस में होना चाहिए। जब नहीं दिया हुआ तो ऐसा मान के करते हैं और ऐसे ही आपका एनटीए चलता है, ऐसे ही जो है ये एग्ज़ाम देता है आपका। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है। सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी। ओके वेट, सी जो है बी के लेफ्ट में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ऑन द राइट टू डी, बट आ गया, दूर वाले की बात हो रही है। अगर यहाँ एंड होता तब भी इसकी बात होती, हु हुज हुम होता तो बी की बात होती। बट ऑन द राइट ऑफ डी, यानी आपका जो सी है ना, ये डी के राइट में है। इतनी इन्फॉर्मेशन नोट करने में नहीं मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, चलिए अगले लाइन पढ़ते हैं, हमेशा लाइन बाय लाइन। ए सिटिंग राइट ऑफ बी, अब आपका ए जो है ना बी के राइट में है। लाइन बाय लाइन पढ़ते रहना है, करते रहना। इन्फॉर्मेशन ना मिले तो अलग से नोट कर लेना है। अगर मर्ज हो जाए इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल मेन में लिखिए। मेन स्ट्रीम को जितना बड़ा रखेंगे उतना सवाल इजी हो जाएगा। ठीक, ए सिटिंग राइट ऑफ बी। ठीक है, एफ इज सिटिंग राइट ऑफ ई। आपका देखिए यहाँ कहीं एफ और ई नहीं है तो इसको बिल्कुल साइड में लिख दीजिए। एफ इज सिटिंग राइट ऑफ टू ई, आपका जो एफ है ई के राइट में है। ठीक, इसको मैंने साइड में लिख दिया। इन लेफ्ट, बट लेफ्ट ऑफ टी, बट आ गया, किसकी बात हो रही है, एफ की बात हो रही है। अब जब आपका एफ है ना ये डी के लेफ्ट में है और ई के राइट में है, कोई दिक्कत, देखिए कुछ ना कुछ मर्जिंग लाइन जरूर मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर ई और एफ को यहाँ लिखा है, इससे कोई लिंक मिलना है ना, तो इसको बी सी या फिर डी या ए से कुछ ना कुछ लिंक। अब देखिए डी से हमें लिंक मिल गया कि डी के लेफ्ट में एफ है, तो डी के लेफ्ट में एफ लिखा और ई के राइट में एफ है, तो अपने आप ई यहाँ आ जाएगा। ठीक, चलिए एच इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई, बिल्कुल सिंपल, एच हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल। देखिए 7 लोग हैं, मिडिल की बात करेगा ना, जब भी मिडिल बोले आप तो बोलोगे ये भी मिडिल है, ये भी मिडिल है, नहीं, जब मिडिल बोले ना आपके खुद से जो इमीडिएट मिडिल, जो ठीक बीच में है, बीच का मतलब ठीक बीच में है, यानी हमने 3 इधर से हटाए, 3 इधर से हटाए, हमें बीच में कौन मिल गया भैया, डी मिल गया। डी हमारा तीसरा ऑप्शन पे दिख रहा है, टिक करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक, सवाल का अप्रोच लाइन बाय लाइन रखना है, दिमाग क्लियर रखना है। जितना क्लैरिटी रहेगी, जितना क्लियर रहेंगे उतना कम जो है डिस्टर्बेंस होगा, टॉलरेंस कम होगा, तो आप सवाल को सही तरीके से कर पाओगे। ज़्यादा हलवा नहीं पकाना है, लाइन बाय लाइन लिखते जाना है, करते जाना है। चलिए आखिरी क्वेश्चन जो है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको होमवर्क की तरह समझो। अगली क्लास में मैं इसको आके आपको कराऊंगा। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल हलवा है। और पिछले साल आइए जितने क्वेश्चन हमने किए 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन किए, ये पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यानी 10 क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक, पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस थे, इसके पहले हमने बेसिक सीखे थे। अगले में थोड़ा एडवांस हम करेंगे। थोड़ा एडवांस का मतलब तैयार रहना है ना, मैं हमेशा कहता हूँ ना, थोड़ा लेवल बढ़ने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहेंगे हम लोग। थोड़ा ऊंचे से लेवल क्वेश्चन कर लेंगे। और ये क्वेश्चन मैं हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और करके आना। ठीक है, तब तक के लिए जो है एग्जाम में उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा दे रहे होगे। एग्जाम पे ध्यान देना, एग्जाम को अच्छे से दो, और एग्जाम्स खत्म होते हैं अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इसमें लग जाओ। ठीक, और उसके बीच में भी इसको थोड़ा थोड़ा गो थ्रू होते रहो। मैं नहीं कह रहा बहुत डीप दो, गो थ्रू होते रहो, ताकि जब नई चीज़ें आए ना आप औरों से आगे रहो। अब बिल्कुल जिसके लिए नया होगा ना उसको दिक्कत होगी, थोड़ा थोड़ा गो थ्रू रहोगे, आधा 1 घंटा ये वीडियोस देखे रहोगे ना तो अच्छे से कर पाओगे। चलिए ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, अलविदा।